कि रोल नंबर लिखने के बाद आंसर शीट खाली छोड़ दी गई थी, ऐसा आरोप है। तो इसलिए दोनों की टाइमिंग चेक की जाएगी। रोल नंबर अलग लिखा गया है कि उसकी टाइमिंग अलग है, या फिर आंसर शीट में जो आंसर लिखे गए हैं उसकी टाइमिंग अलग है। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। सीजीपीएससी घोटाले को लेकर लगातार आपको अपडेट्स देते आए हैं। आज जो अपडेट मैं आपको देने वाला हूं, हम देने वाले हैं, वो बड़ा अपडेट है। सीबीआई मामले की जांच में जुटने वाली है बहुत जल्द, क्योंकि ईओडब्ल्यू ने केस रजिस्टर्ड कर लिया है, यानी कि एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर दर्ज करने के बाद पूरी फाइल जो है सीबीआई को ट्रांसफर करने वाली है। इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इससे स्पष्ट है कि मामले की जांच सीबीआई ही करेगी। ईओडब्ल्यू ने भले ही केस रजिस्टर्ड किया है। अब सीबीआई किस तरीके से जांच करेगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। साइंटिफिक तरीके से जांच इस मामले की करने वाली है। रोल नंबर और आंसर शीट दोनों में जो स्याही यूज किया गया है, जो लिखे गए हैं, उसकी जांच की जाएगी। सबसे पहले छात्रों की हैंडराइटिंग की जांच की जाएगी, ओपन बयान लिए जाएंगे। इस टाइपिंग से यह भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि जो टाइमिंग हैंडराइटिंग, जो मतलब जिस समय आंसर शीट लिखे गए थे और उसके पहले जो है रोल नंबर लिखे गए थे, दोनों की टाइमिंग क्या है। क्या छात्र ने रोल नंबर बस लिख दिया? क्योंकि यह भी सवाल उठाए जा रहे थे, यह भी आरोप लगाए गए थे कि रोल नंबर लिखने के बाद आंसर शीट खाली छोड़ दी गई थी, ऐसा आरोप है। तो इसलिए दोनों की टाइमिंग चेक की जाएगी। रोल नंबर अलग लिखा गया है कि उसकी टाइमिंग अलग है, या फिर आंसर शीट में जो आंसर लिखे गए हैं उसकी टाइमिंग अलग है। तो दोनों का जो है स्याही जो है फॉरेंसिक भेजा जाएगा, दोनों की स्याही फॉरेंसिक जांच की भेजी जाएगी। इसके अलावा छात्रों की हैंडराइटिंग मैंने बता ही दिया है। ओपन बयान लिए जाएंगे। जो कैंडिडेट चयन किए गए हैं, जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जिन 18 लोगों का चयन हुआ है, उनका जो है ओपन बयान लिया जाएगा। प्रीलिम्स और आंसर शीट की जो कॉपी है वो निकाली जाएगी। जांच के लिए पूरा मामला जो है फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। धांधली का पता लगाने के लिए सीबीआई कुछ चीजें जो है पहली बार करने वाली है, वो भी आपको बता देता हूं। चयनित उम्मीदवारों के ओएमआर और आंसर शीट का एक पेन स्याही का उपयोग तो नहीं हुए हैं, या फिर अलग अलग स्याही यूज किया गया है, यह भी जांच की जाएगी। अब तक पीएससी में चुने गए उम्मीदवारों की हैंडराइटिंग का नमूना लिया जाएगा, जिसे आंसर शीट की हैंडराइटिंग से मिलान किया जाएगा। इसके अलावा जो इंटरव्यू में जो बोर्ड मेंबर बैठे थे, क्योंकि 3 अलग अलग बोर्ड जो है सीजीपीएससी की ओर से बनाए गए थे, और सीजीपीएससी की ओर से जो बोर्ड बनाए गए थे, उन बोर्डों में किन किन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया गया है, तो यह भी जांच की जाएगी कि किन किन अभ्यर्थियों का जो है इंटरव्यू किस बोर्ड ने लिया है। इसके अलावा पीएससी की ओर से आपको पहले बता चुका हूं कि 3 बोर्ड बनाए गए थे, उसमें से 3 में से एक बोर्ड में खुद टामन सिंह सोनवानी यानी कि तत्कालीन चेयरमैन मौजूद थे। तो टामन सिंह सोनवानी जिस बोर्ड में थे, उस बोर्ड में कितने अभ्यर्थियों का इंटरव्यू हुआ है। इसके अलावा सीबीआई देखेगी कि सबसे ज्यादा चयन किस बोर्ड से हुआ है। 3 बोर्ड थे, 3 में से यह देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो किस बोर्ड से हुए हैं। यह भी जांच का एक आधार है। इसके अलावा उनका 5 साल का कॉल डिटेल निकाला जाएगा, गूगल लोकेशन निकाला जाएगा, व्हाट्सएप चैट निकालने की भी तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि चयनित लोगों के फोन की तकनीकी जांच की जाएगी। अब साइंटिफिक जांच क्यों की जा रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो उसके पीछे मैं आपको बता दूं कि भर्ती परीक्षा के बाद आरोप लगाया गया है कि कुछ उम्मीदवारों का चयन गलत तरीके से किया गया है। इसके अलावा यह भी आरोप था कि परीक्षा में हाल ही में आंसर शीट खाली छोड़ दी गई थी, यानी कि जिन अभ्यर्थियों पर आरोप लगा है उन अभ्यर्थियों ने पूरी आंसर शीट खाली छोड़ दी थी, ऐसा आरोप है। इसके अलावा आंसर शीट को परीक्षा के बाद दूसरे लोगों ने भरा है, यह भी आरोप है। तो इस बिंदु से भी जांच की जाएगी कि आखिर ऐसा था कि नहीं। इसके अलावा सीबीआई सबसे पहले जो है पीएससी से 2020 और 2021 में डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, असिस्टेंट प्रोफेसर समेत अन्य भर्ती के बाद चयनित उम्मीदवारों की सूची हासिल करेगी। वो कौन कौन लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहा है। अब आपको रिकॉल करते हैं कि 2020-2021 की परीक्षा में क्या कुछ हुआ था। 2020 में 175 पदों पर भर्ती हुई थी और 2021 में 171 पदों पर भर्ती आयोजित की गई थी। दोनों परीक्षा विवादों में है, जिसकी जांच जारी है। ईओडब्ल्यू ने असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का भी केस दर्ज किया है, इसकी भी जांच की जा रही है। 2021 में 171 पदों की भर्ती हुई थी। प्रीलिम्स के जो एग्जाम है 13 फरवरी 2022 को हुआ था, इसमें से 2665 युवा पास हुए थे। इसके बाद 26, 27, 28 और 29 मई को मेंस के एग्जाम हुए थे, जिनमें से 509 अभ्यर्थी पास हुए थे जिनका इंटरव्यू हुआ था। 11 मई 2023 को इंटरव्यू लिया गया। इसके बाद 170 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की गई। अब मैं उन लोगों के नाम बताने वाला हूं जिनके नाम को लेकर आपत्ति है
पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। उस हाई कोर्ट की याचिका में यह बताया गया है कि कैसे घोटाला किया गया है। उन 18 लोगों के बारे में बताया गया है, कौन कौन नेता के रिश्तेदार हैं, कौन कौन अधिकारियों के रिश्तेदार हैं और कौन कौन जो है किसका क्या कनेक्शन है, यह बताया गया है। हाईकोर्ट में एक हलफनामा दिया गया है पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर की ओर से, जिसमें नाम बताया गया है। तो आपको मैं वो रिकॉल कर रहा हूं, हालांकि ये वीडियो मैं पहले बना चुका हूं कि किन 18 लोगों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आपको ये रिकॉल करता हूं क्योंकि मामले की जांच सीबीआई करने वाली है। अब आपको वो लिस्ट बताने वाला हूं कि जिस लिस्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस लिस्ट पर बवाल हुआ है, कि जो हलफनामा दिया गया है पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर की ओर से हाई कोर्ट में, यह कहा गया है कि जिन 18 लोगों का नाम दिया गया है वो 18 लोग किसी अधिकारी के बेटे हैं, किसी नेता के बेटे हैं या बेटी है। वो तमाम नाम है, मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन नाम पर जो है आपत्ति दर्ज कराई गई है, जिस पर आरोप है कि पूरी धांधली सीजीपीएससी में हुई है। सबसे पहले नाम आता है नीतीश का। नीतीश का चयन जो है डिप्टी कलेक्टर के लिए हुआ है। इनका कहना है, यानी कि हलफनामा जो दिया गया हाईकोर्ट में, उसमें कहना है कि पीएससी अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के पुत्र है, सरनेम छिपाया गया है। इसके अलावा साहिल दूसरा नाम है, डीएसपी के लिए इनका चयन हुआ है। टामन सिंह के बड़े भाई के पुत्र हैं, सरनेम छिपाया गया है, ऐसा आरोप है। इसके अलावा निशा कोसले डिप्टी कलेक्टर के लिए चयन हुए हैं, टामन सिंह सोनवानी के पुत्र नीतीश की पत्नी का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा दीपा अजगले आडिल जिला आबकारी अधिकारी के लिए चयन हुआ है, टामन सिंह सोनवानी के भाई की बहू है, ऐसा कहना है। सुनीता जोशी लेबर ऑफिसर के लिए चयन हुआ है, टामन सिंह सोनवानी की बहन की बेटी है। इसके अलावा सुमित ध्रुव डिप्टी कलेक्टर के लिए चयन हुए हैं, लोक सेवा आयोग के सचिव जेके ध्रुव के पुत्र हैं। नेहा खलको डिप्टी कलेक्टर के लिए चयन हुए हैं, ऐसा कहना है कि आईएएस अमृत खलको की बेटी है। निखिल खलको डिप्टी कलेक्टर के लिए चयन हुआ है, आईएएस अमित खलको का पुत्र है। इसके अलावा साक्षी ध्रुव डिप्टी कलेक्टर के लिए चयन हुआ है, बस्तर नक्सल ऑपरेशन के डीआईजी ध्रुव की बेटी है, ऐसा आरोप लगाया गया है इस हलफनामा में। प्रज्ञा नायक का चयन हुआ है डिप्टी कलेक्टर के लिए, इन पर भी आपत्ति है, कांग्रेस नेता के ओएसडी के रिश्तेदार की पुत्री है। प्रखर नायक डिप्टी कलेक्टर के लिए चयन हुए हैं, कांग्रेस नेता के ओएसडी के रिश्तेदार का पुत्र का आरोप लगाया गया है। अनन्या अग्रवाल डिप्टी कलेक्टर के लिए चयन हुआ है और कांग्रेस नेता की पुत्री कहा गया है। शशांक गोयल डिप्टी कलेक्टर के लिए चयन हुए हैं, कांग्रेस नेता सुधीर कटियार का दामाद है, ऐसा कहा गया है। भूमिका कटियार डिप्टी कलेक्टर के लिए चयन हुए हैं, कांग्रेस नेता सुधीर कटियार की पुत्री है। खुशबू बिजौरा डिप्टी कलेक्टर कांग्रेस नेता के ओएसडी के साड़ू भाई की बेटी है। स्वर्णिम शुक्ला डिप्टी कलेक्टर के लिए चयन हुआ है और कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला की पुत्री है। राजेंद्र कुमार कौशिक डिप्टी कलेक्टर के लिए चयन हुआ है, कांग्रेस नेता का पुत्र बताया गया है। और मीनाक्षी गणवीर डिप्टी कलेक्टर के लिए चयन हुआ है, गणवीर की पुत्री जो टामन सिंह सोनवानी के साथ रहती है, ऐसा कहना है। सीजीपीएससी घोटाले के मामले में जो हलफनामा दिया गया है पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर की ओर से, उन्होंने 18 लोगों के नाम लिखे हैं और 18 लोगों के नाम के साथ साथ क्या कनेक्शन है, क्या रिश्तेदारी है, ये बताया गया है उस हाईकोर्ट में जब हलफनामा दिया गया उसमें। अब बड़ा सवाल यह है कि मामले की जांच जो है सीबीआई जो है जुट गई है और जो है साइंटिफिक तरीके से इस पूरे मामले की जांच होने वाली। मैंने आपको बता दिया है कि साइंटिफिक तरीके से जांच क्यों हो रही है और जांच कैसे होगी, पूरी बात मैंने आपको पहले वीडियो में बता दी है। तो आप बने रहिए वीडियो में, बहुत सारे अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहेंगे। सीजीपीएससी घोटाले में जो भी आपको अपडेट रहेंगे हम आपको लगातार बताते रहेंगे। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।